तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स की किताब है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, यानी वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, हम उस चार्ज के विषय में पढ़ते हैं जो क्या हो, रेस्ट हो, यानी मोशन में नहीं होगा वो चार्ज। हम जो भी चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, वो सभी चार्ज किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। तो ऐसा चैप्टर या ऐसा बुक जिसमें हम चार्ज के रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें चार्ज जो हमारा आवेश है वो गतिशील नहीं होता है, वो रेस्ट की अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले चार्ज है क्या चीज। तो देखिए, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर हैं या जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे, तो उसमें चार्ज की किस कंडीशन के बारे में अध्ययन किया जाएगा, केवल रेस्ट के बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, जैसा कि इस थियरी में लिखा है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी बॉडी का, ठीक है, या किसी भी मैटर का, जैसे कोई मैटर है मेरे पास, जैसे कोई मेरे पास वस्तु है, तो हर एक वस्तु का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी उसके अंदर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ही हम अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स को देखा जा सकता है। तो किसी भी वस्तु का ये गुण होता है कि उसमें क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कार्य करेगा। ठीक है, तो हर एक द्रव्य क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन्हीं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई मैटर है और इसके अंदर की प्रॉपर्टी होगी, कहीं इलेक्ट्रॉन होगा कहीं प्रोटॉन होगा, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम और इसकी प्रॉपर्टियाँ देखेंगे क्या है। और लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव है रहेगा तो हम उसे प्रोटॉन बोलेंगे, और यदि नेगेटिव है तो हम उसे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, इसमें दो चार्जेज हैं। पहला चार्ज हमारा प्रोटॉन का होगा और दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। और देखिए, प्लस और माइनस चार्ज जब आपस में मिलेंगे तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। अगर यही दोनों प्रोटॉन रहते हैं तो क्या होता, इस कंडीशन में रिपल्सन होता, मीन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन देखा जाता है वो इन्हीं कारण से होता है। तो अगर प्लस माइनस हैं इक्वल में तो ये अट्रैक्ट होंगे, और प्लस प्लस हैं तो रिपेल करेंगे। अगर माइनस माइनस हुआ तो भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। तो अब इसका अगला दिया है प्रॉपर्टी कि चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यानी एक चार्ज में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, जिसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम होती है। अब फिर हमको मिलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो पढ़ने होंगे, और इन्हीं से क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ बहुत अलग नहीं होता है, इन्हीं के अंतर्गत पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला दिया है कि जो चार्ज यानी जो आवेश है इसके गुण क्या हैं अलग अलग। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी दिया है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, तो अट्रैक्शन कब होता है, कब रिपल्सन होता है, इसको हम अच्छी तरह समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब समान चार्ज अगर हैं, अगर दो आवेश एक प्रकार के हैं तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से दूर हटेंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ऑन लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब समान प्रकार के चार्ज होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से आकर्षित होंगे। और यदि अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे से आकर्षित नहीं होंगे और दूर हटेंगे। और यदि असमान प्रकार के, जैसे प्लस है और दूसरा माइनस है, अगर ऐसे चार्ज हैं तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। यहाँ देखिए, ये दोनों क्या है, प्लस प्लस हैं, यानी दोनों समान चार्ज हैं। अगर दोनों समान है तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। और यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो जब विपरीत है तो दोनों क्या होंगे,
आकर्षित होंगे, तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तो ये जो हमारी पहली थियरी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की, वो यही कह रही है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब दूसरा है एडिटिव नेचुरल ऑफ चार्ज, यानी इसका जो योगात्मक प्रकृति है आवेश की, वो क्या कहती है। इसमें लिखा है चार्ज इज एडिटिव इज इन नेचर, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। अब इसमें एग्जांपल समझिए, जैसे कोई बॉडी है, कोई बॉडी मतलब कोई भी मैटर ले लेते हैं, पदार्थ ले लेते हैं, उसमें देखिए 10 कूलाम का, 5 कूलाम का, 2 कूलाम का, 3 कूलाम का आवेश है इस पर। ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैटर है, ठीक है, इसमें हमने दिखा गया कि प्लस 10 कूलाम आवेश है, प्लस 5 कूलाम आवेश है। ठीक है। और इसी चूंकि आपको पता है कि कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी इसमें होगा, तो इसमें क्या होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे -5 कूलाम है, -2 कूलाम है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इसका एडिटिव नेचर के हिसाब से देखेंगे, यानी योगात्मक मान कितना आएगा, तो हम इसमें आवेश को जो है क्या करेंगे, कूलाम को ऐड करेंगे। तो प्लस 10 कूलाम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस 5 कूलाम है, प्लस 5 कूलाम, -5 कूलाम, -2 कूलाम, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 कूलाम आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो 5 2 7, 15 में 7 जाएगा 8। ठीक है ना, इस तरह से निकालते हैं। तो ये इस तरह से निकालते हैं एडिटिव मान। ठीक है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी भी पदार्थ पर कितने आवेश हैं, उस पर सबको ऐड कर लीजिए, जो माइनस के हैं प्लस से घटा दीजिए, वही आपकी जो है एडिटिव वैल्यू आएगी। तो कुछ खास कठिन नहीं है, इसको बस थियरी ध्यान देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी दिया है क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजाइजेशन, इसमें जो परिमाण देखा जाता है किसी भी चार्ज का कितना परिमाण आ रहा है। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई एक चार्ज रखा गया है, तो उसका इंटीग्रल जो मल्टीपल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे सिंगल चार्ज की वैल्यू बोलेंगे। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जो भी मान लीजिए इसके ऊपर 1 कूलाम है, मान लीजिए कोई बॉडी है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मैटर है और इस पर हमने 1 कूलाम का आवेश है, तो इसमें बोलेंगे कितना चार्ज है। ठीक है। 1 कूलाम का आवेश तो है, लेकिन अगर हम क्वांटिजाइजेशन देखेंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यह नहीं आएगा। तो 1 = n इंटू क्या आ जाएगा, ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन में इतने आवेश होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा n = 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये आपकी मान आएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया था, उस फार्मूला में क्या था, Q = NE दिया हुआ था। तो E क्या है वहाँ पे, E जो है चार्ज ऑन सिंगल चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन, और N क्या है, N का मान जो है 1 2 3 इस तरह से रहेगा। तो अगर हम क्वेश्चन एक देखें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो वही फार्मूला लगा देंगे Q = NI। तो देखिए Q की वैल्यू कितनी है, 1 है, Q की वैल्यू 1 है, कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे मिला है। N की वैल्यू नहीं है तो N यहाँ पे रख देंगे, और 1.6 × 10⁻19 आप इसके पिछले पेज में देखें तो E की वैल्यू थी, E की वैल्यू हमने रख दिया, और जब हम N की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। देखिए अगला स्टेप है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि चार्ज इज इनवेरिएबल इन नेचर, दैट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी जितने भी इनवेरिएबल चार्ज हैं वो इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होते हैं कि चार्ज बॉडी जो है मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, ये कंडीशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। फिर हमारा अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का जो हमारा सिद्धांत है इसको अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो थियरियां हैं बहुत इजी हैं, तो केवल थियरी को पढ़ते समझते चलते चलना है। आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा उस पर भी क्वेश्चन हल किया जाएगा, और उसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट फार्मूले मिलेंगे उस इंपॉर्टेंट फार्मूले को याद कर लेना है, और जो थियरी है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है।
तो अब देखिए अगला थियरी हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत हैं, चाहे किसी भी संरक्षण का सिद्धांत है, तो सबका सिद्धांत लगभग एक ही होता है कि उसको न तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब न बनाया जा सकता है, और न ही मिटाया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, न तो बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सके और न अंदर से बाहर जा सके। मान लीजिए कोई क्राइटेरिया बन गई है, जैसे ये कोई बर्तन हो और इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, जैसे थर्मस में क्या होता है, चाय रखा होता है, तो न तो बाहर अपना उष्मा दे पाता है, न बाहर का अंदर ले पाता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो चार्ज को न तो बनाया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज संरक्षण का नियम है, ठीक है। नोट, इफ अ बॉडी हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन इट हैज अ निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अगर कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रही है, अगर कोई बॉडी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेगी तो उसमें क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे निगेटिव मान आ जाएगा और इस पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव था वो तो इसके पास चला आया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आएगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर कोई बॉडी प्रोटॉन को एक्सेस करता है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है और इस पे प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोटॉन इसको दे दे रहा है तो इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है, ये प्रोटॉन है और ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? अब ये माइनस क्यों होगा, इस कंडीशन में ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव तो सब इसके पास आ गए तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन अब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। यही होता है इसमें। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप पढ़ चुके हैं कि न तो चार्ज को बनाया जा सकता है और न ही चार्ज को नष्ट किया जा सकता है। अगले स्टेप में हमने देखा कि अगर बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उस पर क्या निगेटिव चार्ज आता है, और अगर प्रोटॉन ले रही है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगला हेडिंग हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी दी गई है तो उसको हम चार्ज कैसे करेंगे, यानी किसी बॉडी को हम कैसे आवेशित करेंगे। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका इसमें दिया हुआ है कि चार्जिंग बाय रबिंग फ्रिक्शन, ठीक है। किसी भी बॉडी को हम रब करके कैसे इसको चार्ज करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे, कलम है, कलम को क्या करते हैं, अपने सर में जब रगड़ते हैं कई बार, तो कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके तरफ जब पेन को ले जाते हैं तो क्या होता है, वो कागज़ के टुकड़े उठने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी देखिए किसी भी मैटर को या किसी भी वस्तु को हिलाने या डुलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो बल की ज़रूरत होती है, बल जिसको फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक हिलाने डुलाने या उठाने के लिए। तो मान लीजिए कागज़ के कुछ टुकड़े हैं तो उसको पेन ऐसे करेंगे तो उठाएगी नहीं दूर से ही, यानी कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए ताकि क्या हो कि वो जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उठकर कलम की तरफ आएँ। जैसे हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो जैसे अभी देखिए हमने कलम को क्या किया है, सर में रगड़ कर आवेशित किया है, और ये जैसे आवेशित हुई है, अब देखिए जो कुछ पेज हैं, पन्ना है, इस पे चपक जा रहा है उठकर, ठीक है। तो ये चपक, यानी कोई ना कोई फोर्स है जो इस कागज़ को इस कलम से चिपका रहा है। इसमें क्या होता है, इसको जब रगड़ा जाता है तो सर से क्या होता है, कुछ आवेश जो है इस पर कलम पे आ जाते हैं, और इसको जब हम इसकी तरफ करते हैं कागज़ की तरफ तो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि चार्ज ऑफ बॉडी बाय रबिंग और फ्रिक्शन, यानी उसको रगड़ कर या घर्षण उत्पन्न करके हम उस बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। थियरी में भी कुछ खास नहीं लिखा है, यही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज कॉजेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है कि फ्रैक्शन के कारण जो है एक बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी कारण क्या है उसके अंदर, तो इसी के कारण जो है जो दोनों बॉडी हैं वो चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है इसमें द बॉडी विच लॉजेज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव,
और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो बॉडी प्रोटॉन डोनेट करेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कैसे रब करके हम जो है किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो इसमें होता क्या था, जब दो बॉडी को आपस में रब किया गया था तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर जा रहा है, जब दूसरे पे जा रहा है तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चार्ज आ जा रहा है दोनों पर। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो प्रोटॉन देगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जो प्रोटॉन लेगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया कि रबिंग ग्लास रॉड विद सिल्क, रबिंग प्लास्टिक रॉड विद सिल्क या फॉर। बाय कन्वेंशन चार्ज ऑफ ग्लास रॉड एंड फॉर इज पॉजिटिव एंड चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ एंड प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिव। तो अगर आप मान लीजिए रबिंग के लिए ग्लास का रॉड लेते हैं यानी शीशे का रॉड लेते हैं और एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, तो क्लॉथ पर और प्लास्टिक रॉड पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ग्लास पर क्या आएगा, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो बाय कन्वेंसिंग क्लॉथ ऑन ग्लास ये तो हो गया। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि चार्जिंग बाय टच। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें टच करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो बॉडी चार्ज बाय टचिंग। ठीक है, इसको देखते हैं। अभी आपने क्या देखा, रब करके या फ्रिक्शन उत्पन्न करके किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे कोई पूछे क्या होगा कि अगर हम किसी को रब करके चार्ज करना चाहें तो क्या करते हैं, अगर दो बॉडीज हैं उनको आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, जब फ्रिक्शन कराएंगे तो एक बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं, तो उन दोनों में क्या होता है, कोई न कोई चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो जब चार्ज उत्पन्न होते हैं तो प्लस और माइनस जैसा होता है उस कंडीशन के हिसाब से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करता है। ठीक है, अब हम अगले हेडिंग को देखते हैं, चार्जिंग बाय टचिंग, ये कैसे काम करता है। चलिए इसकी थियोरी पहले देख लेते हैं। थियोरी दिया है कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज मेड टू टच एन अनचार्ज बॉडी, सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी इज ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय टच। मीन आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, जैसे अगर एक लोहा एक बर्तन है भगोना, ऊपर से उसको हम किसी प्लेट से ढक देते हैं और नीचे से क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो भगोना जब धीरे धीरे गर्म होता है तो क्या होता है, जिस ढक्कन से ढका होता है वो भी धीरे धीरे हीट हो जाता है। अब मीन क्या होता है इसमें, मान लीजिए ये आपका भगोना है और ये आपका ढक्कना है और यहाँ से हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हीट होगा तो इसमें से जो है हीट ट्रांसफर होते होते फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो इसमें से ट्रांसफर होकर इसमें जाएगा। मीन सीधी सी बात है कि चार्जिंग बाय टच भी यही कह रहा है कि मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी है और इसके संपर्क में अगर हम कोई दूसरा बॉडी लाते हैं तो इसमें से कुछ हीट क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा। तो अगर ये चार्ज बॉडी है तो कुछ चार्ज क्या होंगे, इस बॉडी में भी चार्ज आएंगे। तो किसी भी चार्ज बॉडी के संपर्क में जब कोई बिना चार्ज बॉडी पहुंचती है तो उसके अंदर भी चार्ज का गुण आ जाता है, इसी को बोलते हैं चार्ज बाय टच। समझ में आ गया होगा कि अगर ये चार्ज इसके अंदर है और इसके अंदर चार्ज नहीं है तब भी इसमें से चार्ज क्या होंगे, इसमें आएंगे और इसी को बोलेंगे चार्ज बाय टच। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, तो हमारा ये अगला हेडिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम इंडक्शन के माध्यम से कैसे चार्ज करेंगे, तो इसमें पहले थियरी समझ लेते हैं। लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड चार्जिंग बाय इंडक्शन थ्रू एन एग्जांपल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लिखा है टेक टू मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड ब्रिंग देम टुगेदर। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आपको दो मेटल के गोले लेने हैं। ठीक है, पहले गोले को ए नाम दिया और दूसरे गोले को बी नाम दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों गोलों को इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है, यानी किसी ऐसे स्टैंड में बांधना है जिसमें आवेश क्या हो, एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर न करे, बिल्कुल इंसुलेटिंग स्टैंड होना चाहिए। अब जो है नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द लेफ्ट एंड ऑफ स्फीयर ए। अब आपको क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज यानी ऐसा रॉड लेना है जिस पर क्या हो, प्रोटॉन्स हो, और उसको लेफ्ट साइड में ए नंबर गोले के पास लाना है। और ये ध्यान देना है कि टच नहीं होना चाहिए दोनों आपस में। ठीक है, केवल उसके करीब ले जाना है। उसके बाद लिखा है कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रॉड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एज अ रिजल्ट देयर इज एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज आपका रॉड है वो ए की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ए पर क्या है, ज़्यादा है। कैसे, अब कैसे ये फिक्स होगा कि जो हमारा स्फीयर ए है, अब देखिए आपका ना ये रॉड है और ये आपका क्या है, स्फीयर है। तो अभी बोल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड होना चाहिए, इस पे प्लस है और
मान लीजिए प्लस रॉड अगर आप यहाँ ला रहे हैं गोले के पास, तो ये कब यहाँ आएगा? ये तभी आएगा जब इस गोले के अंदर क्या हो, माइनस चार्ज हो। सिंपल सी बात है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कब यहाँ आएगा? तभी आएगा जब इसमें माइनस चार्ज हो। तो अगर ये इसके अंदर आ रहा है यानी अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब है कि अगर ये तो आपको पता है पहले से प्लस है, अगर ये अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब ये माइनस है। अगर यही रिपल करता दूर जाता तो हम ये कह सकते हैं कि गोला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है तो गोला क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है। तीसरा कंडीशन में कह रहा है कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ रॉड, सॉरी ये तो यही कंडीशन है। तो अगला कह रहा है द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रॉड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, एज अ रिजल्ट देयर इज एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज ऑफ लेफ्ट साइड ए, एट द सेम टाइम देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज ऑन राइट साइड स्फीयर बी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। तो इसी तरह हम राइट वाले पे भी चेक कर लेंगे, तो उस पर रिपल्सन करेगा, इसका मतलब उसमें क्या है, ए, यानी पॉजिटिव चार्ज था। तो अब हम अगला देखते हैं। सो वी सी दैट एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस बोथ स्फीयर बिकम चार्ज, दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाई कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो अभी आपने यहाँ देखा कि हमने लेफ्ट वाले में समझाया, और जो अगली बार समझाया जो प्लस आने वाला था वो राइट वाले जो गोला था उसके साथ करना है वही काम। तो आपने इन दोनों में देखा कि दोनों गोले क्या हैं, अब आवेशित हो चुके हैं, यानी हमारा जो रॉड है सबके साथ अलग अलग रिएक्शन कर रहा है, जिससे हमको पता चल रहा है कि ए वाले गोले पर क्या है, माइनस चार्ज है, और राइट वाले पे क्या है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि चार्ज ऑन बोथ स्फीयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट। देखिए दोनों स्फीयर पर चार्ज बराबर होंगे, लेकिन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, यानी एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से बाकी थ्योरी समाप्त होती है। ये आपका चैप्टर अभी नहीं समाप्त होता है। देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इसके अंतर्गत हम रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या है, जो अभी पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, तो इसमें हम थियरी पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कराया जाएगा। तो थियरी में कुछ जो भी समझाने लायक था हमने आपको समझा दिया, बाकी थियरी लिखा हुआ है, आप इसको खुद पढ़ लेंगे, काफ़ी इजी तरीके से मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। शेष अगले पार्ट में हम आपको कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल क्रम से चलेगा ताकि आपके एग्जाम में भी ये काम करे, और यही थियरी एग्जाम में भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।